सलाम को खैर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। गुज़िश्ता ईद मुबारक तमाम तर लोगों को। और ईद की खुशियों में सब ने एक दूसरे को भी याद रखा, गज़ा के हमारे मुसलमान बहन भाइयों को भी याद रखा, पाकिस्तान की अफवाज की शानदार जीत को याद रखा, अफवाज पाकिस्तान के उन शानदार जवान जो हमारे लिए बॉर्डर्स पे बैठ के दिन रात जाग कर हमारे सुकून हमारी नींद के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, उन्हें भी तमाम तर लोगों ने इस ईद पर याद रखा। अब जरा बात करेंगे हम क्रिकेट को लेकर। क्रिकेट में बहुत कुछ तब्दील हो रहा है। हेड कोच आए हैं, हेड कोच के आने के बाद हमने बांग्लादेश की टीम देखा जो तकरीबन हेड कोच की ही मुशावरत से बनी, और 1 to ऑल अगर मैं कहूँ तो इक्का दुक्का प्लेयर्स थे जिसको सिलेक्शन कमेटी, अब पता नहीं कौन सिलेक्शन कमेटी है, ये भी नहीं कंफर्म है क्योंकि अभी तक सिलेक्शन कमेटी के बारे में कोई हतमी राय, कोई हतमी बात नहीं है। अजहर अली और असद शफीक ये दोनों उस मीटिंग में हमें नहीं दिखाई दिए जो मीटिंग हेड कोच ने कैप्टन के साथ की, आकिब जावेद के साथ की, चेयरमैन पीसीबी के साथ की, और वहाँ पर डायरेक्टर पीसीबी मौजूद थे, इंटरनेशनल भी मौजूद थे, पीएसएल के भी डायरेक्टर मौजूद थे, तमाम तर लोग थे वहाँ पर। ये दो हज़रात दिखाई नहीं दिए। क्या सिलेक्शन कमेटी में जो बड़ी रद्दोबदल है उसमें अजहर अली, असद शफीक या फिर हमारे शानदार अंपायर अलीम डार, उनका नाम तब्दील होगा? आकिब जावेद भी जाएंगे? क्या होगा? सरफराज अहमद की खबरें घर में है, मिसबाह उल हक के बारे में है कि मिसबाह किसी और रोल में भी हमें दिखाई देने वाले हैं। क्या मामला होने जा रहा है? रेड बॉल के कैप्टन की तब्दीली की खबरें गर्दिश कर रही हैं, और लग भी रहा था कि शान मसूद की तब्दीली की खबरें अब गर्दिश करेंगी क्योंकि शान मसूद के हवाले से सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंसेज उस तरह थी नहीं। तो ऐसा कोई अनोखा, अछूता या अनहोनी वाक़या नहीं है ये कि अगर शान मसूद को हटा दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट की अंदरूनी खबरों पर बात करेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, वहाँ के डिसिप्लिन को लेकर, पाकिस्तान क्रिकेट में जो प्लेयर्स हैं अब उनकी इंडक्शन सीनियर जूनियर के कॉम्बिनेशन के साथ कैसे होनी है, कौन सा ऐसा जूनियर है जो 40 उन खिलाड़ियों में से होना चाहिए, ख़ास तौर पे अभी इस वक्त देखते हुए जिन्हें कहा जा रहा है कि ये पूल ऑफ प्लेयर होगा और यही लड़के पाकिस्तान नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि शाहीन और ए का हिस्सा होंगे। 40 लड़कों की एक स्ट्रेंथ बनाई जाएगी। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, इन सारी चीज़ों पर करेंगे बात। अबू बकर बिन तलत बड़े शानदार डायनामिक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, रिज़ा के प्रेसिडेंट भी अभी हालिया इलेक्ट हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। गुज़िश्ता ईद मुबारक अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और साथ ही साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे भाई उस्तादों की तरह बदियुज़्ज़मान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बदी भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई ईद मुबारक आपकी पूरी टीम को। सर खैर मुबारक। बदी भाई बड़ी बड़ी खबरें घर में, बड़ी टेढ़ी टेढ़ी खबरें आ रही हैं। हर थोड़े दिन बाद कभी कैप्टन तब्दील हो जाता है, कभी सिलेक्शन कमेटी की खबरें। अब ये सिलेक्शन कमेटी की जो खबर है इससे ज़रा डिटेल बातचीत शुरू करूंगा। सर सुना है को बड़ी रद्दोबदल होने जा रही है सिलेक्शन में, ऐसा क्या है सिलेक्शन कमेटी की तब्दीली से जो बेहतर हो जाएगा? देखिए अदनान भाई, काफी अर्से से आप भी स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, अबू बकर भाई भी कर रहे हैं। हमारी जो क्रिकेट है वो इसी तरीके से चल रही है। एक सीरीज, 2 सीरीज के बाद शिकस्त जब होती है तो कभी हम कप्तान को चेंज कर देते हैं, कभी सिलेक्शन कमेटी को चेंज कर देते हैं, कभी हेड कोचेस को जो है वो चेंज कर देते हैं। ये हमारी क्रिकेट की हिस्ट्री है और ऐसे ही चलता रहेगा। अभी जो बातें हो रही है, देखें अजहर अली का नाम जो पहले सिलेक्शन कमेटी से कहीं रोल नजर नहीं आ रहा, असद शफीक का रोल नहीं नजर आ रहा। अब सुनने में यह है कि असद शफीक को जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में जो है कोई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, अजहर अली को जो है मुल्तान में चाहे कोई जिम्मेदारी दे दी जाए। अब सिलेक्शन कमेटी से इनका रोल खत्म हो गया है। आकिब जावेद जो पहले ही उनका रोल खत्म कर दिया गया था। कुछ दिन पहले हमारी एक सरफराज अहमद से मुलाकात हुई थी, एक जगह एक मुलाकात हुई, तो उसमें उनसे मैंने खास तौर पर यह पूछा था कि सुनने में है कि चीफ बनने जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मैं भी सुन रहा हूँ मैं चीफ बनने जा रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसी फिलहाल ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। देखिए अगर आपने सिलेक्शन कमेटी बनानी है तो वो सिलेक्शन कमेटी ऐसी होनी चाहिए, फिर आप उसको वक्त तो दें, 1-2 साल का वक्त दें और बोले भाई ये सिलेक्शन कमेटी है, ये 40 लड़के हमें चाहिए, चलो हम हार तो रहे, लेकिन 40 लड़के या 35 लड़के हमें बना के दें, बेंच स्ट्रेंथ हमारा पर ऐसा हो। अभी देखिए 2 लड़कों ने बांग्लादेश के खिलाफ अगर 3-4 लड़कों ने परफॉर्म कर दिया तो हमने उनको आसमान पे बैठा लिया, ऐसा नहीं होता अदनान भाई। लेकिन जब भी आप किसी प्लेयर को मुंतखब करते हैं तो उसको 2-4 सीरीज देखते हैं,
फिर आप जब इंग्लैंड का टूर हो, ऑस्ट्रेलिया का टूर हो, जम्मू अफ्रीका का टूर हो, वहां उनकी कारकर्दगी को देखते हैं, उसके बाद आप कहते हैं हाँ भाई ये प्लेयर जो है बड़ा पाई का प्लेयर है। हम तो एक सीरीज एक मैच के बाद खिलाड़ी को जो है आसमान पर बैठा देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको याद होगा कि शायद अफरीदी ने यही कहा था कि एक दो मैच में अगर लड़का परफॉर्म कर देता है तो एकदम उसको जो है टीम में लाने के बजाय उसको जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में लेकर जाए, वहां उसको ग्रूम होने दे, वहां उनको पॉलिश होने दे और उसको लेके आए। अभी मुझे ये बताएं, सलमान अली यागा पे बातें हो रही थी कि T20 का कप्तान सही है, अब सुनने में आया कि तीनों फॉर्मेट का कप्तान उसको बनाया जा रहा है। भाई ये कहाँ का वो रूल है? अरे रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी मानते हैं उसने किसी की क्यादत में हारे, मानते हैं हम न्यूजीलैंड की सीरीज उसकी क्यादत में हारे, लेकिन एक चीज होती है आप उसको अगर आप टीम आ रही है तो उसमें एक कप्तान का मेरे ख्याल में कसूर नहीं होता, पूरी टीम का कसूर होता है। अगर परफॉर्म कप्तान कर रहा है और पूरी टीम नहीं कर रही तो फिर इसमें कौन जिम्मेदार है? तो फिर हेड कोच आप लेके आ गए, क्या 2 सीरीज हारेंगे तो माइक हैसन को भी टाइटा बाय बाय कह देंगे? ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल में। आपको इसके लिए बड़े अच्छा बड़ी डिटेल बदी भाई, बहुत डिटेल आपने, अब बस समझे अंदर की खबर भी हमें दे दी, बड़ी डिटेल। अबू बकर खबरें इससे कोई मुख्तलिफ नहीं है, यही खबरें जो बदी भाई ने तो बड़ी डिटेल अंदर की बात की। ये जो सिलेक्शन कमेटी है, जरा हम पिछली बार बात करते हैं आपसे और बदी भाई, अबू बकर जो पिछली सिलेक्शन कमेटी, क्या किया पिछली सिलेक्शन कमेटी ने ऐसा कि हम सब कहें कि यार ये चीज़ तब्दील होनी चाहिए थी, ये चीज़ तब्दील होनी चाहिए थी, ये प्लेयर नहीं होना चाहिए था, सिलेक्शन का ये मैयार, ऐसे क्या पैराए हैं, क्या पॉइंटर्स हैं जो आप समझते हैं कि होने चाहिए थे, नहीं हुए, इस वजह से शायद सिलेक्शन कमेटी की दोबारा तब्दीली की खबरें घर में? असलाम भी अक्सर हम जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड ये बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा मेगा स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की ज़रूरत है, एक ऐसा सिस्टम, एक राउट बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर प्रॉपर तरीके के साथ जिसका जो काम है एग्जैक्टली वही करे, तो तब जाके पाकिस्तान की क्रिकेट में भी बेहतरी आ सकती है और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस से भी बेहतर होकर वो ब्रांड बन सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो मैंने जब से प्रॉपर इसको फॉलो करना शुरू किया है, एक गोस्ट किस्म की यहाँ पर जो है ना वो जॉब्स दी जाती हैं। अब देखिए अगर सिलेक्शन कमेटी है तो सिलेक्शन कमेटी ही वो पावर अथॉरिटी होनी चाहिए जिसने प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है, मेरिट पे उठाना है, स्क्वाड बनाना है और उसके बाद कप्तान और कोच की मशावरत के साथ स्क्वाड 16 या 20 का जो भी हो टूर के लिए वो अरेंज करके देना है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। सिलेक्शन कमेटी तो जरूर मौजूद होती है लेकिन सिलेक्शन कमेटी के पैरेलल एक ऐसी पावरफुल शख्सियत जरूर होती है, फैसले का इख्तियार जिसके हाथ में होता है। और यहां पर यही प्रॉब्लम्स तब जाकर आती हैं कि जब आप एक बंदे को एक टाइम में एक एरा ऐसा आता है, कोई भी चेयरमैन हो या सीईओ, उसका मंजूर नज़र अगर कोई ऐसा आता है तो अथॉरिटी बेसिकली उसके पास होती है। कप्तान बनाने से लेकर के सिलेक्शन कमेटी को सिलेक्ट करने से लेकर के और सिलेक्शन कमेटी का जो काम है टीम को सिलेक्ट करना, उसकी अथॉरिटी भी एक बंदे के पास होती है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं ये कहता हूं कि अगर तो उस बंदे को आपने ये रोल देना है, उस बंदे को अथॉरिटी देनी है तो कोई मसला नहीं है। सिंगल मेंबर की सिलेक्शन कमेटी के तौर पे आप उसको ये अथॉरिटी दे दें, लेकिन एक ओपन सीक्रेट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किसके पास क्या अथॉरिटी है, किसका क्या रोल है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जनवरी में अंडर-19 वर्ल्ड कप कवर करने का जो है एक मौका मिला जब हम साउथ अफ्रीका में थे। तो अरसलान भी वहां पर हमने देखा एक बड़े छोटे से एक घर के अंदर क्रिकेट साउथ अफ्रीका का जो सेटअप है वो चलता है। 15 से 20 जो है वो परमानेंट उनके एम्प्लॉयज हैं और जब भी कोई सीरीज आती है या इवेंट आता है, ये टोटल बोर्ड सेटअप की आपको बात कर रहा हूं। तो जब भी कोई इवेंट या सीरीज आती है तो यंग लॉट बच्चे जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी से जिनका ताल्लुक है, जो आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक्सपर्टीज हैं और इसके साथ साथ मार्केटिंग जो है तो वो हायर कर लेते हैं, इवेंट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेते हैं। तो इस तरह वो अपने बोर्ड का जो है ना वो सिस्टम लेकर चल रहे हैं। बड़ा एक जिसे कहते हैं ना सिंपल, स्मार्ट और एलिगेंट किस्म का उनका एक सिस्टम है। लेकिन यहां पर हमने देखा कि चेयरमैन डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो डिक्लाइन का शिकार हो। और हमने देखा कि जिस तरह के टास्क उनको मिले, शायद मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी का जो चैलेंज था, उसके बाद अगर कोई चैलेंजेस सबसे ज्यादा अगर किसी चेयरमैन को फेस करना पड़े तो वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी वाले मोहसिन नकवी हैं। ही लिव अप टू द टास्क। उन्होंने बहुत अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी को मैनेज किया। आपको पता ही है कि
इंडिया की किस तरह की मनूवरिंग थी, उसके बाद जय शाह का प्रेसिडेंट बन जाना, आईसीसी में आ जाना, ये सारा सिनारियो, और उसके साथ साथ ये जो स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन थी और पाकिस्तान क्रिकेट मीनवाइल जो थी उसकी परफॉर्मेंस। देखिए ये बात समझने की जरूरत है, चाहे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो पाकिस्तान के, कमेंटेटर्स में से हो, कोचेज हो या कोई भी शख्स हो, जब तक आपकी टीम परफॉर्म नहीं करेगी हमारी वैल्यू भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कम होती जाएगी। हमारी वैल्यू भी तब बढ़ेगी जब हमारी टीम परफॉर्म करेगी। अगर टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो चेयरमैन से लेके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तक पाकिस्तान के सबकी वैल्यू जो है वो डिवैल्यू हो जाएगी। यार बहुत अच्छे, बड़ी डिटेल, बड़ी आपने ये जो बात की है ना कि जाहिर है आपका एक ब्रांड है, जो क्रिकेट खेल रहे हैं उसी की बुनियाद पे बोर्ड भी चल रहा है, उसी की बुनियाद पे बोर्ड का अमला भी चल रहा है, उसी की बुनियाद पे सारा क्रू, ग्राउंड मेंबर, ये वो कोचेस। अगर टीम अच्छा खेलेगी तो सब सेफ जोन में। बदी भाई बड़ा अच्छी मिसाल दी अबू बकर ने कि थोड़े से लोग हैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के, एक छोटा सा सेटअप है, वो एक जगह चला रहे हैं लेकिन अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से चला रहे हैं, टीम भी बड़ी तगड़ी है, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी हाशिम आमला जैसे प्लेयर थोड़े दिन में निकल आते हैं। अभी येंसन को देख लें, क्लासन को देख लें, एक से एक अच्छा प्लेयर आपको वहाँ दिख रहा होता है। अच्छा प्लेयर टाइमली रिटायर भी हो रहे हैं, एबी डिविलियर अपनी पीक पे रिटायर हो गया, क्लासन ने कहा जी मैं भी नहीं खेलता, ये बड़ी बात होती है। हमने डीकॉक को देखा, बड़ा यंग था, बड़ा टाइम था, उसने भी छोड़ दी। मतलब एक तरीके कायदे के साथ नए लड़कों को मौका मिलता है। हमारे यहाँ सिलेक्शन कमेटी मेरा ख्याल है पूल ऑफ प्लेयर बनाने में नाकाम रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए दुनिया भर के जितने भी प्लेयर हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड हो, अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पे बहुत ज्यादा जो है वो फोकस करते हैं। खास तौर पर उनकी अंडर 19 क्रिकेट हो गई, उनकी जो काउंटी क्रिकेट हो गई, खासतौर पर इंग्लैंड में, तो वहां पर ये चीजें देखी जाती हैं। हमारे यहाँ इस चीज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब रिटायरमेंट की जो आपने बात की, हमारे पास तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो अब नहीं खेलते, जिनकी उम्र 40-45 साल हो गई है लेकिन रिटायरमेंट अभी तक नहीं की। क्या वजह? अच्छा मेंटोर भी थे वो प्लेयर मेंटोर भी थे बदी भाई। बिल्कुल मेंटोर भी थे। अभी देखिए मैक्सवेल के ने अभी वनडे क्रिकेट आपके सामने छोड़ दी, उससे पहले जो है वो क्लासन जो है अभी तक जो उसने क्रिकेट छोड़ दी। जब ये लोग देखते हैं कि हमारी जो क्रिकेट अब उस टाइप की नहीं रही, हमारी आइज जो है वो हमारा साथ नहीं दे रही, तो अपने आप को वो खुद से अलग कर लेते हैं। लेकिन हमारे वाले जो है वो ये चाहते हैं कि जब तक पाकिस्तान टीम है हम टीम के साथ जुड़े रहे, चाहे वो एज अ क्रिकेटर जुड़े रहे, एज अ जो है वो जो कोच जुड़े रहे, या कुछ भी ओहदा उनको मिलना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ऐसा नहीं होना चाहिए। और खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि उसमें ये कहना चाहिए कि भाई पहले आपने एक दफा बात की थी, आपको याद होगा, ये 35, 36 या 40 साल से ऊपर हम हमारे जो है ना ये प्लान में नहीं आते। तो फिर यहाँ क्या मसला होता है कि 42 साल का भी खेलना होता है, 40 साल का भी खेलना होता है। तो आपने यंग लॉर्ड जो है आपने अभी आप अच्छा आप जो बात कर रहे हैं ना बदी भाई, इस बात में एक बड़ा अलग सा ट्विस्ट भी है। वो ये है कि हमारे यहाँ इनसिक्योरिटीज हैं बहुत ज्यादा। आप किसी को कह दें कि रेस्ट कर ले, कुछ मीडिया का भी कसूर है, कुछ हमारे सोशल मीडिया का, वो ड्रॉप का वर्ड लगाना शुरू कर देंगे। अब बाबर आजम जैसे प्लेयर को रेस्ट करवाया जा सकता है, रिजवान के कैलिबर के प्लेयर को रेस्ट करवाया जा सकता है, शाहीन के कैलिबर के प्लेयर को रेस्ट करवा के उसको दोबारा सोचने का मौका दिया जा सकता है। यहाँ ड्रॉप कह के प्लेयर को एक तो उसकी खुद बेचारे की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फर्क डाल देते हैं, फिर उसके पूरे के पूरे साइकोलॉजिकल सिस्टम पे फर्क डाल देते हैं, उसको इतना परेशान कर देते हैं। मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आते हैं, जरा इस पर भी बात करते हैं। जी एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। अच्छा इससे पहले कि मैं ज़रा इस पर बात करूं, हमने कोई आपने देखा होगा कि ईद से एक दिन पहले हमने बड़ा डिटेल प्रोग्राम किया था रीजन क्रिकेट को लेकर, और इस रीजनल क्रिकेट को अच्छा हुआ हमें ऑफ द रिकॉर्ड याद भी दिला दिया अबू बकर भाई ने, तो हमने कहा ज़रा इस पर भी बात करें। ये देखें आप, रूट्स पे कितनी लड़ाई है जी। ये है हमारी ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन को लेकर दूसरी पार्टी अदालत चली जाती है, वहां से रोक दिया जाता है, रोकने के बाद फिर वही पार्टी जो इलेक्टेड है वो फिर काम शुरू कर देती है। फिर यह हाल होता है कि 6, 7, 8 महीने गुजरते हैं, फिर पीसीबी में अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब इन सारी चीज़ों को देखते हैं, चूंकि डोमेस्टिक क्रिकेट है, वो एक जज लगाते हैं, वो जज आके फिर पूरी हियरिंग करता है, उसमें दोबारा उन पूरे इलेक्शन और उस बॉडी को कलअदम करार दे देते। अच्छा जो काम कर रही है, उसके बावजूद अजीब सिचुएशन ये हो रही है बदी भाई और अबू बकर कि वही लोग जिन्हें कलअदम करार दे के हटाया गया है, उनमें से कुछ लोग हैं जो लिस्टें मांग रहे हैं खिलाड़ियों से, अंपायर से, मतलब वो खुद ही काम पे लग गए, वो यानी एडहॉक कमेटी बन के काम पे लग गए।
अबू बकर कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, हम जो अक्सर हमेशा बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कितनी ज़रूरी हैं, उसकी एक प्राइम एग्जांपल आपके सामने है। बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स, मैं बिल्कुल किसी साइड लाइन नहीं करता किसी और रीजन का, लेकिन स्पेसिफिकली क्योंकि इशू इस्लामाबाद रीजन के हवाले से है, देखिए बड़े बड़े नाम अभी भी आपके स्क्वाड का हिस्सा हैं जो इस्लामाबाद रीजन से जिन्होंने रिप्रेजेंट किया। इवन अगर आप जस्टिफाइड तरीके से बात करें तो बाबर आजम भी आज जिस मकाम पर मौजूद हैं उसमें इस्लामाबाद क्रिकेट रीजन का बहुत बड़ा रोल है। अगर यहाँ से यहाँ से मौका ना दिया जाता तो शायद बाबर आजम जिस रीजन से नेचुरली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कभी भी लाइफ लाइन उनकी यहाँ से आगे प्रोलॉन्ग ना होती। तो जब आपका रीजन, जो आपका रूट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो बेस है आपकी, जहां से आपने क्रिकेट को स्टार्ट करना है, क्रिकेट को संवारना है, उसी को अगर दीमक लगी हुई हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन या सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारे मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं? भाई, जो हम बात कर रहे हैं कि देखें, ये जो लालच है ना, कुर्सी की लालच, इसको थोड़ा सा साइड पे करना पड़ेगा। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। और जो आप ये बात कर रहे हैं और बदी भाई ने जिस तरह बात की, उसी में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। एक ये बात तो जरूर है कि हमारे प्लेयर्स में एक ये जो अजीब सा टेस्ट आ जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा हमें क्रिकेट जारी रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यहां पर भी है कि अगर एक बंदा किसी रीजन का प्रेसिडेंट या किसी रीजन को चला रहा है तो उसका दिल है कि अब मरते दम तक ये मेरी जागीर है, मेरे से बेहतर इसको कोई नहीं चला सकता। और अगर कोई दूसरा अहल बंदा, कोई उससे बेहतर चलाने वाला अगर आ जाता है ग्राउंड में, तो यहां पर जो लेग पुलिंग है, जो डर्टी पॉलिटिक्स है, किसी से भी ढकी छुपी हुई नहीं है। तो मैं जो रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि खुदारा इस बात पे जरूर फोकस करें। और इसका नुकसान किसको होता है? अल्टीमेटली क्रिकेट को होता है। मैं बात करूंगा और अरसलान भाई से एज अ होस्ट से हटकर भी, क्योंकि हमने देखा कि अरसलान भाई रिपोर्टिंग भी करते हैं, तो ये बात जरूर इस पे वो खुद भी कमेंट करें कि डायमंड क्रिकेट ग्राउंड जैसा ग्राउंड जो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल का होता था, कि बड़े बड़े स्टार्स की ये ख्वाहिश होती थी कि यार प्रैक्टिस वहां पर की जाए, या इवन जब आपका सेना कंट्रीज का टूर होता था तो यहां पे प्रैक्टिस करवाई जाती थी कि जो पिच का स्टैंडर्ड था वो इतना हाई था कि वहां पर प्लेयर्स, मिसबा जैसे प्लेयर्स भी ये कहते थे कि अगर तो आपने तगड़ी बॉलिंग के अगेंस्ट, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट प्रैक्टिस करनी है तो डायमंड में। उसका हाल जाकर देख ले, मुर्गों की लड़ाई वहां पर हो रही होती है। इसी तरह इस्लामाबाद के दीगर जितने भी ग्राउंड्स हैं जो कि उस लेवल के थे कि जहां पर प्लेयर्स ने प्रैक्टिस करके, परफॉर्म करके इंटरनेशनल सेटअप में अपने आप को मनवाया, उन ग्राउंड्स की अगर हालत देख लें, उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे यही वजह है कि जिस रीजन ने इन ग्राउंड्स को संवारना था, सिक्योर करना था, ख्याल करना था, उस रीजन में ही एक नूरा कुश्ती चलती रही। और उस नूरा कुश्ती की वजह से ना प्लेयर्स डेवलप हो सके, ना ग्राउंड्स बच सके। और इसी तरह इस रीजन से मुझे बता दें कि आखिरी 2-3 साल में कौन सा कोई ऐसा प्लेयर है जो इंटरनेशनल अरीना में आया है? अच्छा, बड़ी अच्छी बात कही है बदी भाई। ये जो डोमेस्टिक से भी नीचे आ जाए रीजन क्रिकेट को, अगर रीजनल क्रिकेट में ही इतनी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं कि उनके ही इंतखाबात कलअदम करार देने वाला मामला आ जाए, आप ग्रास रूट पे क्या बेहतरी करेंगे सर? इतने मसाइल, और कोई सदर लग जाए वो ताहयात हो जाता है, जब तक वो खुद ना जाए कोई नहीं उसको भेज सकता। ये हर रीजन का यही हाल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये रीजन क्रिकेट जो होती है, यहीं से अब जितने भी प्लेयर आप देखें, अभी अबू बकर भाई ने जो है नाम लिए, तो बहुत सारे क्रिकेट कराची के मैं आपको बताता हूँ, मैं नाम सरफराज अहमद हो गए, खुरम मंसूर हो गए, काफी और नाम है जो है रीजन क्रिकेट खेल कर जो है वो ऊपर आए। उसके अलावा दानिश थे, वो सारे जितने भी क्रिकेटर हैं। लेकिन अब मैं आपको कराची की जो क्रिकेट है उसका हाल बताता हूँ, तो यहाँ तो रीजन क्रिकेट का नाम और निशान नजर नहीं आता। जो टीमें बनती हैं, पता नहीं है कौन से क्लब के उसके जानने वाला है, तो वो क्लब के 4 लड़के ले आता है, इधर से 4 क्लब के लड़के आ जाते हैं। और जितने भी मैदान थे, आपने मैदानों की बात की ना, तो कराची में एक से एक मैदान होता था जिस पर रीजन क्रिकेट हुआ करती थी। लेकिन अब वो मैदान जो है, अगर आप दिन में लेंगे, चाहे वो रीजन क्रिकेट को दे रहे हो, आपकी कोई केएमसी के पास है, कोई डीएमसी के पास है, कोई किसके पास है, तो बाकायदा तौर पर उनसे चार्ज लेते हैं। वो चार्ज लेकर उनको जो है वो ग्राउंड दिए जाते हैं कि भाई अगर नाइट क्रिकेट आपने खेलनी है तो वहां 25-30 हजार रुपए दे, दिन में क्रिकेट खेलनी है तो 10-15 हजार रुपए दे। जब ये चीजें आ जाएंगी, पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा, तो आपकी क्रिकेट कहाँ रहेगी? अभी आकिब जावेद साहब ने आते ही एक नया शोशा छोड़ दिया है कि सियालकोट की अकेडमी अंडर-15 के लिए होगी, इंटर कॉलेजिएट के लिए होगी, फैसलाबाद की अंडर-17 के लिए होगी, मुल्तान की अंडर-19 के लिए होगी। वो भाई मुंह से बातें करना तो आसान है, उसको करके भी तो दिखाएं। आपको आए हुए यहाँ डायरेक्टर आए हुए भी आपको 2 से 3 महीने हो गए, आपने कौन सा अमली काम किया है? अगर आप अमली काम करेंगे तो
बातें जब बनेंगी, आपकी ग्रास रूट लेवल जो इंटर कॉलेजिएट होता था, इंटर यूनिवर्सिटी होती थी, इंटरमीडिएट के जो इवेंट होते थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए। कराची में मैदान जो है वो वीरान हो गए, और यहाँ पर जो है ना, अगर उन मैदानों में कचरा पड़ा हुआ है जहाँ पर रीजन क्रिकेट होती है। मैं आपको संगम ग्राउंड का नाम बताता हूँ कि यहाँ पर शाहिद आफरीदी, सरफराज अहमद, पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम जो है वहां पर खेल के गए। असलान खोखर मैंने भी खेला है बदी भाई, संगम पे मैंने भी खेला है। अब बताएं, उसका कचरे का ढेर बना, उस वक्त आप देखते हैं और आज आप देखें अगर, तो आपको लग पता चल जाएगा कि हम कहां पर आ गए। तो इतने बड़े बड़े नाम जब खेल के गए तो मैदान का आपने ये हाल बनाया हुआ है। ये बात बिल्कुल ठीक है। जोनल क्रिकेट इतनी ताकतवर थी बदी भाई, आपको याद होगा हम जोन में खेलने के लिए मरते थे, इतनी ताकतवर क्रिकेट थी। अब तो आप अंडर 15, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 खेलने के लिए हम लाइनों में लगे होते थे वहां पर ट्रायल देने के लिए कि भाई कब हमें वो मिलेगा। उसके अलावा इंटर जोनल के बाकायदा तौर पर टूर्नामेंट होते थे, आज उनका अपना टूर्नामेंट होता था, और उसके बाद जाके खिलाड़ी ऊपर आता था। लोग जो है, जो अक्सर खिलाड़ी में बताऊं कि वो जाके पिछे भी साफ करते थे भाई अपनी खेलने के लिए। अज़मी भाई को अल्लाह ताला गरीके रहमत करे, अज़मी भाई ने बड़ा काम किया है, बड़ा काम किया। मैंने खुद उनके साथ खेली क्रिकेट, मुझे बड़ा फ़ख्र होता है इस बात पे कि अज़मी भाई उन लोगों में से थे जिनके साथ हमने क्रिकेट खेली, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है वो कराची में क्रिकेट का। अच्छा अबू बकर, यही बात ज़रा इसमें एडअप करें यार, इतनी जोनल क्रिकेट कराची, इतना बड़ा कराची, आप यकीन करें कराची से इतने टैलेंट है, लाहौर कराची से एक पूरी टीम बन जाए, एक पूरी टीम। लेकिन आप देखें ऐसा तितर बितर हुए हैं लोग, क्योंकि आप क्या करते हैं, अपने रीजन के लड़कों को मौका नहीं देते और दूसरे बाहर से लाके मेहमान को खिला देते हैं। ये भी बड़ी ज्यादती है रीजन के प्लेयर्स के साथ। यार इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि रीजन का प्लेयर तबाही इस बात से होता है उसको अपने ही रीजन में मौका नहीं मिलता। असलान भाई, ये जो 2000 के बाद की जनरेशन है, स्पेशली जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2000 के बाद की है, इनको शायद रेड बॉल क्रिकेट का या फिर जो हम क्रिकेट क्लब क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, इसको समझना तो दूर की बात है, उसका आइडिया तक नहीं है। ये उस एरा में आए हैं कि जब इन्होंने थोड़ा सा होश संभाला तो T20 जो है उसकी प्रमोशन की जा रही थी, और यहाँ पर बड़ी बदकिस्मती से ये बात कहना पड़ रही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का भी जो रोल है, जो असल जेन्युइन क्रिकेट थी जो कि टेस्ट मैच है, उसको बचाने में वो नाकाम रही है। ये एक लास्ट जिसे कहते हैं होप है या आखिरी कोशिश है, जिसे टेस्ट चैंपियनशिप का नाम देकर इस रेड बॉल को जिंदा रखा हुआ है। अगर इसको थोड़ा सा हटा दिया जाए तो यकीन करें, आप कैलेंडर ईयर उठा के देख लें कि टेस्ट मैच कितनी रह गई है, और आइंदा आने वाले 4-5 साल में आप देखेंगे कि आप प्रमोशंस की जा रही हैं। इस बात पे भी काम किया जा रहा है कि T10 क्रिकेट को भी लेजिटिमेट कर दिया जाए। तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। देखें, जो आखिरी कुछ अरसे में टेस्ट चैंपियनशिप में उठाकर देख लें कि पाकिस्तान क्यों वहां नहीं पहुंच सकता। पाकिस्तान इस वजह से वहां नहीं पहुंच सकता कि टेस्ट मैच वो गेम है जहां पर वो कंट्रीज नेशनल साइड जो है वो फाइनल में पहुंचती हैं जो बड़ी तगड़ी हैं डोमेस्टिक में, जिनकी रीजनल क्रिकेट बहुत तगड़ी है, जो वो लड़के हैं जो टेस्ट मैच को प्रायोरिटीज देते हैं। देखिए प्राइम एग्जांपल सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मैं ओवरऑल उठा के देख लेता हूं। एक बदी भाई ने नाम लिया क्लासन का, उसके अलावा निकोलस पूरन। देखिए T20 वर्ल्ड कप के 9 महीने रह रहे हो और एक दो ऐसे प्लेयर्स कि जिन्होंने धूम मचाई हुई हो अपने उस फॉर्मेट में, वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। किस वजह से? सिर्फ प्राइवेट लीग्स की वजह से, पैसे की वजह से, ताकि बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट ना हो और हमारे पास कोई एनओसी का इशू ना हो, हम जाके खेल सके, पैसे बना सके। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तमाम बोर्ड्स को भी और आईसीसी को भी स्पेसिफिकली इस बात पर कोई कदगन लगानी पड़ेगी, रूल बनाना पड़ेगा, फुल स्टॉप ना भी लगाए, कोई कॉमा लगाना पड़ेगा कि यार ये टेस्ट मैच का रिवाइवल कैसे हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनल क्रिकेट तो वो है। और इसके साथ साथ जो हॉट सीट्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग वाली सीट्स हैं, वहां पर कारोबारी लोग आकर बैठ गए। उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि क्रिकेट की रूट्स क्या होती थी, जेंटलमैन गेम क्या होती थी, क्रिकेट का बुनियादी मकसद क्या था, वो जो 5 डे क्रिकेट थी। अब सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज पैसे, स्पॉन्सरशिप और पीआर की वजह से किया जाता है। यार बदी भाई ये बात भी ठीक है। अब आप देखें आने वाले दिनों में मुझे लगता है हमारे यहाँ भी ये शुरू होगा कि आप बड़े प्लेयर्स को ज़रा सा बाहर करेंगे, इधर उधर करेंगे। उनके पास तो लीग्स के आर्म्स खुले हुए हैं, ओपन है, सारे उनको अपनी आगोश में लेंगे। मैं खास तौर पे बड़े प्लेयर्स का जिक्र कर रहा हूँ। इस पर भी कोई रूल, कोई तरीकाकार वजह करना होगा। अभी रोटेशन पॉलिसी का मैं जिक्र कर रहा था ब्रेक पर जाने से पहले। हम ड्रॉप करने का क्यों नारा लगाते हैं, हम रोटेशन पॉलिसी की क्यों नहीं बात करते यार? क्या आपको रेस्ट दिया, ये रोटेट करके दूसरे को खिलाएंगे, बड़ी अहम सीरीज होगी तो आप खेलेंगे। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ अर्सा पहले, आपको याद होगा, ये कहा था कि ये प्लेयर जो हैं वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, जो हमारी टीम का हिस्सा हैं,
वो सिर्फ 1 से 2 लीग खेल सकते हैं, उसके बाद उनको एनओसी नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं जा सकते। लेकिन उसके बाद किसने पूछा, वो प्लेयर जो है 2-2 लीग भी खेलते हैं, 3-3 लीग भी, 4-4 लीग भी खेलते हैं। अभी अगर किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर को, जिस बड़ा नाम है, उसको अगर बाहर बिठा देते हैं, साइड लाइन कर देते हैं, तो उसके लिए उसके पास बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है कि वो जहाँ दुनिया भर में लीग हो रही है वहां जाकर खेलेगा, अपना पैसा कमाएगा, और हो सकता है कि वो किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट भी हो जाए। ज्यादातर लड़के यही कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, जो कायदे ट्रॉफी वगैरह में हमें एक्शन में नजर आते थे। कितने लड़के हैं, एहसान आदिल की आपकी मिसाल है, समी की आपके सामने मिसाल है, ये सारे लोग जो है कहाँ अमेरिका में सेटल हो गए, वहां पर क्रिकेट भी खेल रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, आईसीसी को ये जो है वो स्टेप लेना पड़ेगा कि भाई। अच्छा बदी भाई, आईसीसी का रोल, मैं जरा इस पर भी बात कर, चूंकि आज हम क्रिकेट की ओपन बात कर रहे हैं, हम जरा आईसीसी के रोल पर भी बात करते हैं। अब क्या रोल रह गया आईसीसी का? मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा, वापस आऊंगा। ये क्या रोल रह गया जो है ना, ये मैं जरा डिफाइन करता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरे बहुत सारे सवाल हैं। दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। आईसीसी, अभी जिक्र किया बदी भाई ने आईसीसी का। बदी भाई, रोल ऑफ आईसीसी क्या रह गया कि एक दूसरे के मुल्क में क्रिकेट नहीं खेलनी, वेन्यूज चेंज करा देने हैं, कोई अजारादारी करे तो रूल्स तब्दील हो जाएंगे, किसी के खिलाड़ी बदतमीजी करें, स्लेजिंग करें, उन पर पाबंदियां नहीं लगेंगी, वो पिच टेम्पर करें तो पाबंदी नहीं लगेगी, वो सारा कुछ कर ले तो पाबंदी नहीं लगेगी। ये साथ वाले मुल्क की बात कर रहा हूँ, जिसको अभी हालिया थप्पड़ पड़े अफवाज पाकिस्तान से, उसकी बात कर रहा हूँ। वो जो मर्जी कर लें तो उनकी अजारादारी। अच्छा, फिर उनका चेयरमैन आईसीसी जो है वो इतना बायस्ड है कि उसका काम ही नहीं था, वो चेयरमैन बीसीसीआई बना फिरता है। और अब आईसीसी के पहले भी मुझे लगता है बीसीसीआई ही लिख देना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जब इस तरह के मामलात होंगे, यकीनी तौर पर एक तो पैसे का जोर है बीसीसीआई में कि उनके पास पैसा इतना है कि उनके सामने दीगर बोर्ड जो है वो बोलते नहीं है। और उसके बाद जब आईसीसी का चेयरमैन उनका अपना हो जाएगा तो फिर तो उनके वारे न्यारे हो जाएंगे, जो चीज चाहेंगे वो मनवाते रहेंगे, और किसमें नुकसान किसका होगा, क्रिकेट का होगा। अभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का साथ देते हैं तो फिर दीगर जो कमजोर बोर्ड है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में आईसीसी का एक अलग से रोल होना चाहिए, सियासत से अलग होना चाहिए। उसमें सिर्फ उनका काम हो, भाई अगर उनके मुल्क में कुछ भी हो रहा है होने दे, आपका काम है क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खिलाना, तो आपने क्रिकेट की तरह खिलाना है। ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में किसी लड़के ने अगर जो है कुछ किया तो उस पर पाबंदी लगा दो, इंग्लैंड वाले ने किया नहीं लगाओ, फिर जो इंडिया वाले ने किया तो उसको माफ कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, आप पैसे के जोर पर ये हरकतें जब तक करेंगे तो उस वक्त में क्रिकेट में बेहतरी नहीं आएगी, बल्कि क्रिकेट आपकी और मजीद खराब होती जाएगी। अच्छा, एक और चीज बदी भाई, चूंकि बदी भाई आपने क्रिकेट भी खेली है, इससे पहले कि मैं अबू बकर से बात करूं, सर ऑफ ब्रेक करने वालों का फ्यूचर तकरीबन ख़त्म कर दिया आईसीसी ने। आप इस बात से अग्री करेंगे? ये जो एंगलिंग सिस्टम थी जी कि इतने के एंगल पे बॉल करें, इतने पे ना करें, सईद अजमल को जिस तरह से तंग किया गया और जिस तरह से उसका करियर ख़राब हुआ, उसके बाद आपने देखा दुनिया में कोई बहुत टॉप क्लास ऑफ स्पिनर नहीं निकला। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, एक जो ऑस्ट्रेलिया का ऑफ स्पिनर नेथन लाइन, उसके अलावा मुझे बताएंगे कौन है इस वक्त जो ऑफ स्पिन गेंद सर नेथन लाइन भी दूसरा नहीं मारता ना, मतलब उसकी स्पेशलिटी वो नहीं है। ऑफ स्पिन गेंद करता है। अगर देखें, मसला ये है कि उसकी बॉलिंग एक्यूरेट है, जिसकी वजह से अबे ये दूसरा करते थे, सकलैन भी दूसरा करता था, उसके अलावा सईद अजमल दूसरा करता था, और श्रीलंकन प्लेयर जो बॉलर थे वो दूसरा करते थे। इसी वजह से उनको जो है वो खास तौर पर ये गाइडलाइन दी जाती है, भाई इनको आपने चेक करना है। एक बॉलर बैट्समैन ने कह दिया कि भाई ये थोड़ा जर्क कर रहा है, तो वो अंपायर उसके पीछे पड़ जाता था। तो ये मोहम्मद हफीज आपके सामने है, मोहम्मद हफीज पे 2 बार पाबंदी लग चुकी। तो कहने का मकसद ये है कि ऑफ स्पिनर तो अब खत्म ही हो गए, रह गए कि आपके पास लेग स्पिनर है या फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो क्रिकेट में वो रहे हुए। बाकी तो ऑफ स्पिनर की तो आपको खत्म ही समझे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू इसलिए बदी भाई, ना मैं दूसरा देख रहा हूँ, ना किसी को मुरलीधरन बनता देख रहा हूँ, ना किसी को सईद अजमल बनता देख रहा हूँ। हाँ, अश्विन और हरभजन को किसी ने नहीं छेड़ा तो मुरलीधरन को तंग किया गया, छेड़ा तो सईद अजमल को तंग किया, सकलैन मुश्ताक को किया, मोहम्मद हफीज को तंग किया। नहीं जी, नेथन लाइन का भी कोई मसला नहीं रहा, ना इनके प्लेस का।
क्या कहते हैं अबू बकर, ये जो ऑफ स्पिनर का एक बड़ा करिश्मा होता था, हमारे यहाँ तो लड़के डर के नहीं बन रहे अब ऑफ स्पिनर, ये तो फैक्चुअल बात है, मैंने खुद डोमेस्टिक में लड़कों से बात करके देखा है। देखिए अगेन बात उसी से रिलेशन हो जाता है, जब तक नेचुरल 5 रोज़ा जो क्रिकेट हुआ करती थी उसमें ये जितने भी आर्ट है ना, ऑफ स्पिन भी आर्ट है, लेग ब्रेक भी एक आर्ट है, इवन रिवर्स स्विंग का फैक्टर होता था। तो जो ये मॉडर्न होती गई क्रिकेट, जो नए रूल्स आना स्टार्ट हो गए, जो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस थी वो चेंज हो गई, फिर 2 बॉल्स जब आपने यूज़ करना शुरू कर दी तो जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट होना शुरू की। देखिए पहले बड़ी नेचुरल गेम हुआ करती थी, कवर ड्राइव, ऑफ ड्राइव, कट, पुल, हुक, तो अब तो ऐसी 360 शॉट्स आ गई हैं कि नेचुरल जो बॉलिंग का आर्ट है वो भी एलिमिनेट होना स्टार्ट हो गया। जो बॉलर्स हैं वो भी 6 की 6 अलग बॉल्स कराने की कोशिश करते हैं। एक तो ये बड़ा एलिमेंट है। दूसरा, ना सिर्फ ऑफ स्पिन आप देख लें कि शेन वॉर्न के बाद अगर आप देख लें, अब्दुल कादिर के बाद उठा के देख लें, जिस तरह आपने सईद अजमल का जिक्र किया, सकलैन मुश्ताक का जिक्र किया, इवन मुश्ताक अहमद जो लेग ब्रेक है हमारे, देखिए इस एरा में कोई उस तरह का स्पिनर ही नहीं आया। मगर स्पिनर को मजीद कैटेगराइज बड़ा कर दें, ना सिर्फ ऑफ स्पिन बल्कि लेग स्पिन को भी इंक्लूड कर दें, तो कोई ऐसा मेगा स्पिनर हमने नहीं देखा सिवाय इमरान ताहिर, बस लास्ट में था सईद अजमल और एक ही। ये जो रिस्ट स्पिन भी है, फिंगर स्पिन भी है, बड़ी खत्म होती जा रही है। और आजकल वो चाइना मैन का एक नया या मिस्ट्री स्पिनर का नाम जो इंक्लूड कर दिया गया। देखिए मैं ये समझता हूँ शायद ये बॉलिंग ज्यादा आसान है, ये बॉलिंग ज्यादा आसान है उससे ज्यादा जो कि प्रॉपर जो आपकी जेन्युइन स्पिन हुआ करती थी, उससे ये तो बहुत ही आसान बॉलिंग है। तो क्रिकेट बड़ी चेंज हो गई है, डायनामिक्स चेंज हो गए और प्लेइंग की जो कंडीशंस है वो चेंज हो गए, चैलेंजेस और हो गए। पहले चैलेंजेस और हुआ करते थे, आपको याद होगा कि बड़ा शाज़ और नादिर होता था कि 250 प्लस अगर रन्स बन जाएं ओडीआई क्रिकेट में तो बड़ा सेफ एंड सिक्योर होता था कि ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि आप चेज कर सकें। अब तो 300 प्लस रन जो है वो भी आपके सेफ नहीं है, बड़ी बात लगता बड़े आराम से चेज हो जाए। चले अब जरा वापस आए क्योंकि हमारे पास इस सेगमेंट में वक्त कम होगा। अबू बकर, ये जो रिजवान बाबर शाहीन है, क्या मुस्तकबिल है इनका? देखिए आपके जो कैप्टन हैं सलमान अली आगा, उनका ताल्लुक भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से है। आपके जो न्यूली अपॉइंटेड कोच हैं कैप्टन के साथ साथ, उनका ताल्लुक भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से है। और आपके जो कोच हैं वो तो कह रहे हैं कि इन तीनों का वाइस कैप्टन का भी ताल्लुक एग्जैक्टली। तो जो आपके कोच है वो तो ये कह रहे हैं कि इन तीनों का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, ये हमारे प्लान्स में भी हैं, ये हमारे फ्यूचर प्लान्स का भी हिस्सा है। लेकिन ऑन द अदर साइड, फ्लिप साइड पे आपके जो कैप्टन है वो कह रहे हैं कि मैं इन 4 प्लेयर्स का जो मुस्तकबिल है ना पाकिस्तान के हवाले से बहुत रोशन देख रहा हूं। तो उन चारों में उन्होंने इन तीनों में से किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने हसन नवाज का नाम लिया, उन्होंने साहिबजादा फरहान का नाम लिया, साइम अयूब का नाम लिया। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिनको एड्रेस करना, जी मोहम्मद हारिस का भी नाम लिया। तो बड़ी डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन मैं यहाँ लेवरेज जरूर देता हूँ, मार्जिन देता हूँ सलमान अली आगा को कि कैप्टन है वो, अगर उन्होंने अपनी टीम बनानी है, बाबर आजम ने जिस तरह अपनी टीम बनाई गुड इनफ, उन्होंने अपनी टीम को साथ लेकर के, तो अगर आप सलमान अली आगा को प्रॉपर कैप्टन के तौर पे कैरी करना चाहते हैं देन लेट हिम डिसाइड कि उसकी टीम कौन सी होनी चाहिए। उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको टारगेट भी जरूर दें, साथ गोल भी दें कि ये वो मेजर इवेंट्स हैं आईसीसी के जो हमने जीतने हैं, उसके लिए आपको क्या सपोर्ट दरकार है आप वो हमें बताएं और रिजल्ट हमें चाहिए। तो इस तरह करके आप चीजें आगे ले जा। बड़ा डिसीजन लिया था, आपको याद होगा बदी भाई, मैं बड़ा हैरान होता हूं, कैप्टनसी माइंड होना एक अलग चीज़ है। सरफराज ने सीनियर जूनियर्स के कॉम्बिनेशन का बड़ा डिसीजन लिया। अहमद शहजाद पीक पे थे, उन्होंने कहा जी नहीं चाहिए मुझे। कामरान अकमल, उन्होंने कहा नहीं चाहिए। उमर अकमल, उन्होंने कहा नहीं चाहिए जी। उन्होंने एक से एक जो प्लेयर उस वक्त बड़े हीरो सारे समझे जाते थे उन सारों को साइडलाइन किया और नए हीरोज डेवलप किए। शादाब, हसन अली और बाबर आजम खुद उनके टाइम पर आया। अजहर अली को उन्होंने प्रमोट किया, लेग स्पिनर आया था बतौर बैटर, उसने खुद को भी प्रमोट किया, उन्होंने भी किया। और फिर सीनियर्स में शोएब मलिक का टाइम आया, उन्होंने कहा ठीक है जी अब आप थोड़ा पीछे हफीज़ को खिलाए, मतलब साथ साथ लेके चल। ऐसा कॉम्बिनेशन बड़ा कम देखने को मिला। अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा जूनियर्स के साथ बदी भाई? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए कैप्टन का एक माइंड होता है, उसको मालूम होता है कि मैंने अकेले नहीं खेलना, पूरी टीम खेलेगी तो मेरी टीम जीतेगी। जब आप पाकिस्तान को पहले रखेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को बाद में रखेंगे तो यकीनी तौर पर आप कामयाब होंगे। और सरफराज में यही क्वालिटी थी कि वो जो है वो अपने से ज्यादा टीम पर फोकस करता था और टीम के खिलाड़ियों से काम लेता था। और जहां तक आपने बात की ना सलमान अली आगा की, यहाँ पर सब जो है चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको बाबर की भी जरूरत पड़ेगी, आपको शाहीन की भी जरूरत पड़ेगी और आपको रिजवान की भी जरूरत पड़ेगी। अगर 1-2 सीरीज खेल लें फिर वापस आप खुद बुला रहे होंगे उनको कि भाई आओ टीम में खेलो। ये आप एक दिन अगर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो, वो तो हमने एक कैंपेन हमने ट्विटर पे पहले भी देखी है सर, तो आपको भी याद होगा। तो ये देखिए कि ये चीजें ये तीनों वापस आ रहे होंगे। देखिए ये ज्यादती है। देखिए एज अ बाबर अगर एज अ कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहा तो एज अ बैटर बहुत बड़ा बैटर है। तो बैट पे 1 पे आता है। मोहम्मद रिजवान ने रन करके आपको दिए, उनकी वाह वही शाहीन शाह
अफरीदी ने आपको मैच जितवाए, तो इनके साथ ये ज्यादती है। मेरे ख्याल में इस ज्यादती ना करें, आप रेस्ट जरूर दें, लेकिन इस तरीके से आप उनको जो है पूछे नहीं। अभी वीडियो एक ईद की जो पीसीबी ने रिलीज की, उसमें यार बाबर आजम नहीं है। आपको सोचें यार, ये कोई तरीका नहीं है कि एक ऐसा बल्लेबाज जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, अभी आप मैं बता रहा हूँ कि 50 लोगों को खड़ा करें, 49 लोग कहेंगे कि बाबर आजम। तो कहने का मकसद है ऐसा जाती ना करें। और सलमान अली आगा को आप तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाने जा रहे हैं ना, तो आप 2-3 सीरीज के बाद देखिएगा, फिर आप कहेंगे कि सलमान अली आगा को बाहर करोगे, नए कप्तान को लाओ। यार ये जो इट्स कैप्टन एम्पावर करते, मैं कह रहा हूँ सलमान अली आगा बनाए, एम्पावर कर दे और उसके भी डिसीजंस को रिस्पेक्ट करें ना। अगर वो नहीं खिलाना चाहता भाई बड़े से बड़े नाम को, तो वो जाने, उसकी परफॉर्मेंस जाने, उसकी टीम जाने, पता चल जाएगा। ये जो बात कर रहे हैं अभी अबू बकर, बड़ी अच्छी बात कही। आपके पास इस वक्त सेल आउट मार्जिन जो है वो बाबर आजम और रिजवान और शाहीन है, फैक्चुअल बात है। आप आज भी देखें, मैनचेस्टर यूनाइटेड तक ने अपनी शर्ट प्रमोशन करवानी थी तो ईगल लैंडेड हियर, और वो पूरा हमने देखा। फिर आप बाबर आजम, आज भी आप पूरी पीएसएल को देख लें तो आप बाबर को सेल करते हुए दिखाई देते। फिर हम बाबर को एकदम से वीडियो से निकाल के, ये थोड़ा सा आप रिस्पेक्ट करें यार, मेरा ख्याल है। दो एक्सट्रीम्स की हम बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर में थोड़ा सा इशू है कि हम किसी की प्रमोशन करते हैं तो उसमें भी एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले जाते हैं, और जिससे कहते हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट वन मोमेंट का नाम है, और जब हम उसको हीरो से ज़ीरो बनाते हैं तो उस मामले में भी थोड़ा सा एक्सट्रीम साइड पे चले जाते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और जिस तरह बदी भाई ने बात किया, अगर उसकी कैप्टनसी के हवाले से कुछ शकूक व शुबहात हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एज अ बैट्समैन जो बाबर को, जो उसकी कैपेसिटी है, या पाकिस्तान क्रिकेट को बाबर की ज़रूरत है, या रिजवान की जितनी भी परफॉर्मेंसेज हैं, या शाहीन शाह अफरीदी का जो टैलेंट है उसे एलिमिनेट कर दें। और आपके प्लेटफॉर्म से मैं यहाँ पर सना मीर को बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक, जिसे कहते हैं कि फ़ख्र की बात है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में उनको इंक्लूड किया गया। तो आपके प्लेटफॉर्म से, हमारे इस प्रोग्राम से सना मीर को बहुत मुबारक देते हैं। एक तो एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग है, एक्सीलेंट क्रिकेट ब्रेन है, वो पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत सोचती है, क्योंकि काफ़ी प्रोग्राम्स हैं मेरे उनके साथ, तो पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत सोचती हैं। बहुत शानदार क्रिकेटर है, उनको हम सब की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से मुबारक भी हो। सना मीर ने हमारा सरफखर